हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएस नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन टॉपिक जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जिसका नाम है आपका हिर्सप्रंग डिजीज़। जिसका नाम क्या है आपका हिर्सप्रंग डिजीज़। देखिए, अगर हम इसके दूसरे नाम की बात करें कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसी को हम बोलते हैं कंजेनाइटल मेगा कोलोन। इसी को हम क्या बोलते हैं आपका कंजेनाइटल मेगा कोलोन। कंजेनाइटल मेगा कोलोन। अगर इसी को हम और बात करें तो देखें इसमें होता क्या एक्चुअली में। तो देखें, जो हमारी जीआईटी है, जीआईटी में कुछ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं। जीआईटी में कुछ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक से इनर्वेटेड रहते हैं, मतलब पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में रहते हैं। आपकी जीआईटी में कुछ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक के इनर्वेटेड रहते हैं या कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है। जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है तो ये गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जीआईटी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं आपकी जीआईटी में? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। कौन से नर्व फाइबर? गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं आपकी जीआईटी में। और बात करें कहाँ पे होते हैं, तो मस्कुलर लेयर ऑफ जीआईटी। कहाँ पे होते हैं? मान लिए मस्कुलर लेयर ऑफ जीआईटी। आपने जीआईटी की लेयर पढ़ी होंगी, सिरोसा, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। आपने ये लेयर पढ़ी होंगी। तो जो मस्कुलर लेयर है, उस मस्कुलर लेयर में आपके कुछ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं। ये नर्व फाइबर्स क्या करते हैं आपकी जीआईटी में? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराते हैं। जैसे मान के चलें ये आपकी जीआईटी है, ठीक है। ये आपकी क्या है? जीआईटी है। इस जीआईटी में जगह जगह पे क्या होंगे आपकी? आपकी जगह जगह पे, हर जगह पे क्या होंगे? इसमें गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होंगी जो आपकी बॉडी में क्या कराएंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराएंगे। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करेंगे? तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो भी आप फूड खा रहे हैं, जो भी आप फूड ले रहे हैं, उस फूड का आगे की तरफ प्रपल्सन होता है। उस फूड का आगे की तरफ प्रपल्सन होता है, मतलब वो जो फूड प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, वो फूड प्रोडक्ट आगे की तरफ मूव करता है जीआईटी में। जब ये गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एक्टिवेट होते हैं, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ में ये फूड प्रोडक्ट का आगे की तरफ प्रपल्सन होता है। समझ रहे हैं सब लोग? वापस से समझें एक बार। देखें, आपकी जीआईटी की मस्कुलर लेयर में कुछ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं। ये नर्व फाइबर रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या कराते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी बॉडी में फूड का प्रपल्सन करवाते हैं, फूड को आगे की तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है। अब हिर्सप्रंग डिजीज में क्या होता है आपका? ये जो जीआईटी की जो मस्कुलर लेयर है, इसके कुछ पार्ट में, पर्टिकुलर कुछ पार्ट्स में क्या हो जाता है, जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, वो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट हो जाते हैं। वो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। और जिस पार्ट में ये गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं आपका? ए गैंग्लियोनिक पार्ट। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं आपका? ए गैंग्लियोनिक पार्ट। जिस पार्ट में ये जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं, ये नर्व फाइबर एब्सेंट है, उस पार्ट में आपको हम क्या बोलेंगे? ए गैंग्लियोनिक पार्ट। क्लियर है? अब जिस पार्ट में ये गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट है, उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है आपका? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो नहीं हो पाते। क्या होता है सर इसमें? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, वो मूवमेंट वहाँ पर नहीं हो पाते हैं। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं आपके, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहाँ पे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से फूड का आगे की तरफ प्रपल्सन नहीं हो पाता, मतलब फूड प्रोडक्ट आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब जीआईटी मान के चलें, जैसे ये जीआईटी है आपकी, ठीक है, तो मान के चलें इस पार्ट में आपके यहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नहीं है, तो आप जो भी फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो फूड प्रोडक्ट यहाँ तक तो आएगा, ठीक है। बट क्योंकि इस पार्ट में आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है, तो फूड प्रोडक्ट इस पार्ट में आके क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा, आपका फंस जाएगा। अब फूड प्रोडक्ट इस पार्ट में फंस गया, आगे की तरफ मूव कर नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा? यहाँ पे फूड का कलेक्शन होगा। फूड फूड प्रोडक्ट जो है, फूड कंटेंट जो है, वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और इकट्ठे होने की वजह से इस पार्ट का क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे करके
डायलेशन होने लग जाएगा। ये पार्ट धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आपका डायलेट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट डायलेट होगा, यहाँ फूड का कलेक्शन हुआ, तो इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है, मतलब जो पहले वाला जो पार्ट है, जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक है, जो प्रोक्सिमल पार्ट है उस पार्ट में भी धीरे धीरे फूड का कलेक्शन होगा, तो वो भी डायलेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये दोनों पार्ट डायलेट हो गए, तो डायलेशन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मेगा कोलोन। डायलेशन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मेगा कोलोन। इसीलिए हम इस डिजीज को क्या बोल रहे हैं, ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन। इस डिजीज को हम क्या बोल रहे हैं, आपका ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन। आपकी जीआईटी की मस्कुलर लेयर में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना होने की वजह से फूड का प्रपल्सन नहीं हो रहा, फूड आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्ट जीआईटी में स्टक हो गए हैं, फंस चुके हैं। और फंसने की वजह से वो एक ही जगह पे कलेक्ट होते जा रहे हैं, कलेक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, जो कोलोन वाला जो पार्ट है वो आपका डायलेट होने लग जाएगा, और डायलेशन की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, मेगा कोलोन। और वो किस वजह से रहा है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। इसीलिए हम इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, आपका ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन। क्लियर है सबको? आगे बात करते हैं। अब देखें क्या होगा यहाँ में, अगर इसमें हम बात करें, इसके कॉजेस की बात करें कि ये होता क्यों है, तो देखें एग्जैक्टली इसका कॉज नहीं पता है कि ये क्यों होता है, बट कुछ बोलते हैं कि जैसे कोई डाउन सिंड्रोम है किसी बच्चे में, तो उस बच्चे में हमें ये देखने को मिल सकते हैं, किसी डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में हमें ये देखने को मिल सकता है। या फिर किसी बच्चे में क्रोमोसोम नंबर 10 की एबनॉर्मलिटी है, क्रोमोसोम नंबर 10 की एबनॉर्मलिटी है, तो उस बच्चे में भी हमें ये देखने को मिल सकता है। क्रोमोसोम नंबर 10 की एबनॉर्मलिटी है तो उस बच्चे में भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें आगे हम इसमें, तो देखें मेनली कौन से पार्ट में ये होता है, कई बार पूछा था क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी जगह पे हिर्सप्रंग डिजीज मेनली हमें देखने को मिलता है, या फिर हम सिंपली बोलें द मोस्ट अफेक्टेड साइट इन हिर्सप्रंग डिजीज, या फिर कंजेनाइटल मेगा कोलोन। कौन सी साइट है जहाँ पे कंजेनाइटल मेगा कोलोन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखें अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइट, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट, अगर हम मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट की बात करें इसमें, तो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट होती है आपकी इसमें रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। कौन सी होती है सर आपकी इसमें, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। मोस्ट अफेक्टेड साइट कौन सी होती है सर आपकी इसमें, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। क्लियर है सबको? चल आगे बात करते हैं। पता चल गया हमें मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइट कौन सी है, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें कि अगर बच्चे में ये फूड प्रोडक्ट का कंजेशन हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं एक ही जगह पे, फूड प्रोडक्ट कलेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे। तो देखें क्योंकि फूड प्रोडक्ट आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट है। तो क्या होगा, बच्चे में हमें देखने को मिलेगा फेलर टू पास मिकोनियम, बच्चा अपना फर्स्ट स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा। फेलर टू पास मिकोनियम, फेलर टू पास मिकोनियम, या फिर हम बोल सकते हैं मिकोनियम इलियस, मिकोनियम इलियस, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे मिकोनियम इलियस। देखिए क्या बोलेंगे हम इसको, मिकोनियम इलियस, मिकोनियम इलियस। ठीक है, अर्लीस्ट साइन है ये, क्या है सर ये आपका अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या है ये आपका अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात किस में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जोर दीजिएगा, इन्फेंट में बात कर रहे हैं साहब। किस में बात कर रहे हैं हम, ये इन्फेंट में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, इन्फेंट में या न्यूबॉर्न में हम बात कर रहे हैं इनकी, इन्फेंट या फिर न्यूबॉर्न में हम बात कर रहे हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला साइन फेलर टू पास मिकोनियम, द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें क्या देखने को मिलेगा, बच्चा फर्स्ट स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा। अब देखें और आगे ध्यान दीजिए, समझिएगा, क्योंकि फूड प्रोडक्ट का कलेक्शन हो रहा है, फूड प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, एक ही जगह पे फूड प्रोडक्ट इकट्ठे हो रहे हैं,
तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जीआईटी में फूड प्रोडक्ट की कलेक्शन की वजह से बच्चे में एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। बच्चे का जो पेट है वो थोड़ा सा डिस्टेंड हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, उसकी वजह से बच्चे में एब्डोमिनल पेन हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा साहब, यहाँ पे हमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पेट हमारा पहले से ही फुल हो रखा है, एकदम डिस्टेंड हो रखा है, तो क्या आपका खाने का मन करेगा? नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो हमें बच्चे में यहाँ पे देखने को मिलेगा पुअर फीडिंग, पुअर फीडिंग और पुअर सकिंग रिफ्लेक्स। पुअर सकिंग रिफ्लेक्स, बच्चा ब्रेस्ट पे आपके सक ही नहीं कर पाएगा। पुअर सकिंग रिफ्लेक्स, पुअर फीडिंग हमें देखने को मिलेगा। अब जब बच्चा पुअर फीडिंग कर रहा है तो बच्चे में भाई वेट गेन नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ पे बच्चे में देखने को मिलेगा पुअर वेट गेन। यहाँ पे बच्चे में हमें क्या देखने को मिलेगा साहब, पुअर वेट गेन। अब क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो नहीं पा रहे हैं, फूड प्रोडक्ट आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है, तो एक ही जगह पे फूड प्रोडक्ट कलेक्ट है। तो जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, जिन पार्ट में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं उन पार्ट में तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, तो उसके साथ में पेशेंट में वॉमिटिंग आएगी। और वॉमिटिंग कहाँ से आ रही है, लोअर जीआईटी से, क्योंकि मेनली अफेक्टेड साइड कौन सी है, रेक्टोसिग्मोइड कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट मोस्ट अफेक्टेड साइड है। मतलब यहाँ पे बाइल सॉल्ट इसमें होंगे। तो पेशेंट में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा साहब, पेशेंट में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका बिलियस वॉमिटिंग। पेशेंट में हमें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, बिलियस वॉमिटिंग, बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। ये साइन तो हमें देखने को मिलेंगे न्यूबॉर्न में या फिर इन्फेंट में। किसमें देखने को मिलेंगे, न्यूबॉर्न में या फिर इन्फेंट में देखने को मिलेंगे। अगर हम और बात करें आगे, अगर हम और आगे बात करें कि और क्या देखने को मिलेगा हमें, तो देखें, अगर हम बात करें थोड़ा ओल्डर चाइल्ड में, थोड़ा बात करें हम ओल्डर चाइल्ड में, बड़े बच्चों में अगर हम बात करें, तो बड़े बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, देखें, क्योंकि फूड प्रोडक्ट कलेक्ट होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो इंक्रीज हैं, बच्चे में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत जोर से होंगे, तो बच्चा थोड़ा बहुत स्टूल पास आउट करने लग जाएगा, थोड़ा बहुत स्टूल पास आउट करने लग जाएगा। तो बच्चे में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सर, बहुत ही कम स्टूल पास आउट करेगा, ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल धागे नुमा स्टूल पास आउट कर रहा है, रिवन लाइक स्टूल पास आउट करेगा बच्चा। कैसा स्टूल पास आउट करेगा, रिवन लाइक स्टूल पास आउट करेगा। रिवन लाइक स्टूल, द कैरेक्टरिस्टिक साइन of congenital megacolon, characteristic sign of congenital megacolon, कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ कंजेनाइटल मेगाकोलोन, रिवन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। बाकी वही सेम, क्योंकि फूड प्रोडक्ट आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा साहब। क्या होगा जी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और इसके अलावा बात करें और क्या होगा, तो देखें, डिस्टेंशन हो रहा है तो वही एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, बिलियस वॉमिटिंग होगी बच्चे में, बिलियस वॉमिटिंग होगी। ठीक है, बिलियस वॉमिटिंग होगी। अब जब बिलियस वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, अब ऐसे बच्चे में जब आप डीआरई करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, आप रेक्टम में फिंगर इंसर्ट करके चेक करते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे में जब आप फिंगर डाल के, फिंगर इंसर्ट करके रेक्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चेक करते हैं, तो सडनली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एकदम से बढ़ जाते हैं बच्चे में। और जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एकदम से बढ़ते हैं बच्चे में, तो बच्चा एकदम से सडन फोर्सफुली स्टूल पास आउट करता है, एकदम से सडन फोर्सफुली स्टूल पास आउट करता है। तो हमें बच्चे में यहाँ पे देखने को मिलता है सर आपका क्या, ब्लास्ट साइन। क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, ब्लास्ट साइन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको स्क्वाट साइन। स्क्वाट साइन हमें यहाँ पे बच्चे में देखने को मिलता है, बच्चा यहाँ पे एकदम से क्या करता है, फास्ट स्टूल पास आउट करता है ऑन द डीआरई, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अब साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पुअर फीडिंग है, क्योंकि बच्चा प्रॉपरली खाना खा नहीं पा रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है। और जब पुअर फीडिंग होगी तो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, बच्चे में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन। क्लियर है, तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ कंजेनाइटल मेगा कोलोन। दोनों अलग अलग कंडीशन है।
अगर न्यूबॉर्न और इन्फेंट में देखें हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक साइन या अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्या है आपका ये मिकोनियम इलियस या फिर फेलर टू पास मिकोनियम। और अगर ओल्डर चाइल्ड ग्रेटर देन 1 ईयर वाले बच्चों में अगर हम बात करें तो क्लासिकल साइन क्या है आपका रिबन लाइक स्टूल। जब भी ये दो साइन की बात हो आपके सामने किसी भी क्वेश्चन में ये पर लिखे आ जाए कि बच्चा रिबन लाइक स्टूल पास आउट कर रहा है या फिर फेलर टू पास मिकोनियम हमें देखने को मिल रहा है तो आपका सीधा दिमाग कहाँ पे टकराना चाहिए हिस्प्रंग डिजीज। कहाँ पे टकराना चाहिए सीधा हिस्प्रंग डिजीज पे जाके टकराना चाहिए मतलब बच्चे में कंजेनिटल मेगा कॉलोन की कंडीशन है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो देखिए डायग्नोसिस की अगर हम बात करें इसमें तो डायग्नोस कैसे करते हैं हम इसको हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं जहाँ घर वाले आपको बताएंगे बच्चा बहुत कम खा रहा है बच्चे को वॉमिटिंग बहुत होती है स्टूल पास आउट नहीं कर रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं ठीक है जिसमें आपको बच्चे का एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे भाई साहब यूएसजी करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जिसमें आपको मेगा कोलोन की कंडीशन देखने को मिलेगी। कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी मेगा कोलोन की कंडीशन देखने को मिलेगी। एक्सरे करा सकते हैं एक्सरे में आपको मेगा कोलोन की कंडीशन देखने को मिलेगी ये आपको एक डायलेटेड पार्ट अलग ही देखने को मिलेगा एक्सरे में। इसके अलावा अगर हम कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें क्योंकि ये सारी चीज़ें और सारी डिजीज में भी हो सकती हैं जैसे कि मेगा डायलेशन हो रहा है वो इंटू ससेप्शन में भी हो सकता है आपका ठीक है कोलोन पर्टिकुलर पार्ट में इंटू ससेप्शन में भी डायलेट हो सकता है आपका या फिर जो एनल स्टेनोसिस वगैरह की जो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस होते हैं उनमें भी हो सकता है। तो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की हम बात करें तो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होती है सर आपकी यहाँ पे क्या रेक्टल बायोप्सी। आप क्या करेंगे यहाँ पे रेक्टल बायोप्सी करेंगे रेक्टम के एक पार्ट को कट करके हम उसमें गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर चेक करेंगे मालिक जी कि गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं या नहीं है। अगर गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नहीं है तो इसका मतलब बच्चे में कौन सी कंडीशन है कंजेनाइटल मेगाकोलोन की कंडीशन है। तो ये बिल्कुल आपकी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है। ये कैसी डायग्नोसिस है आपकी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है रेक्टल बायोप्सी। चलें कैसे हम इसको मैनेज करेंगे आगे और बात करते हैं कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। तो देखें क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है बच्चे में छोटा बच्चा है वॉमिटिंग कर रहा है तो बच्चा एस्पिरेट कर सकता है। बच्चा क्या कर सकता है आपका एस्पिरेट कर सकता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी में अगर हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की प्री ऑपरेटिवली प्री ऑपरेटिवली बात करें हम कि आपके पास कोई बच्चा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए इन सारी कंडीशंस के साथ में तो आप सबसे पहले क्या करेंगे देखें पहले पेटेंट एयरवे मेंटेन करवाएं पेटेंट एयरवे क्योंकि बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है तो हो सकता है बच्चा एस्पिरेट कर गया उन कंटेंट को तो पेटेंट एयरवे मेंटेन करें। उसके बाद कीप द पेशेंट एनपीओ कीप द पेशेंट एनपीओ बच्चे को एनपीओ रखें। अब आप एनपीओ रख रहे हो बच्चे को और बच्चा पहले से ही बहुत कम खा रहा है बच्चा पहले से ही बहुत कम इनटेक कर रहा है तो बच्चे में डिहाइड्रेशन का रिस्क है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आईवी फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करेंगे आईवी फ्लूइड थेरेपी ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर हम यहाँ पे इसके अलावा हम कर सकते हैं यहाँ पे रेक्टल इरिगेशन। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे रेक्टल इरिगेशन रेक्टल इरिगेशन कर सकते हैं या कॉलोन इरिगेशन कर सकते हैं। जब आप रेक्टल इरिगेशन या कॉलोन इरिगेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखें आप यहाँ पे क्या करेंगे एनएस का यूज़ करेंगे इरिगेशन के लिए। किसका यूज़ करेंगे एनएस का यूज़ करेंगे। टैप वाटर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टैप वाटर हाइपोटोनिक नेचर का होता है वो आपकी जीआईटी से रीअब्जॉर्ब हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा और बच्चे में और अदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो रेक्टल इरिगेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे एनएस यूज़ करेंगे। अब आप लोग बताएं क्या ये डिजीज़ कंडीशन किसी दवाई से ठीक हो सकती है कि हम बच्चे को कोई टैबलेट दे दें जिसकी वजह से बच्चे में गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर डेवलप हो जाए नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं साहब। क्या करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पुल थ्रो सर्जरी। क्या करते हैं पुल थ्रो सर्जरी पुल थ्रो सर्जरी परफॉर्म करते हैं ठीक है। अब इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था अलग अलग नाम है इनके ठीक है जैसे कि सोइस प्रोसीजर स्वेंसन प्रोसीजर ड्वामिल्स प्रोसीजर ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस सर्जरी को डिस्कवर किया था अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया था।
तो हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, सुएज प्रोसीजर, स्वेंसन प्रोसीजर, दुहामिल प्रोसीजर। इन प्रोसीजर्स में वो क्या रहा है, पुल थ्रो सर्जरी है ये। देखें, अगर बच्चा स्टेबल है, ठीक है, अगर बच्चा स्टेबल है, कंडीशन ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो हम इसको एक सिंगल स्टेज में परफॉर्म कर देते हैं। कैसे कर लेते हैं, एक सिंगल स्टेज में कर लेते हैं। सिंगल स्टेज में क्या करेंगे, जो अफेक्टेड पार्ट है, जो आपका अफेक्टेड पार्ट है, उस अफेक्टेड पार्ट को कट करेंगे, अफेक्टेड पार्ट को कट करेंगे और पुल करके, खींच के उसको ले जाके एनस से कनेक्ट कर देंगे। एनस से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, पुल थ्रू सर्जरी। अगर बच्चा स्टेबल है तो ठीक है, या थोड़ा ओल्डर चाइल्ड है। लेकिन अगर बच्चा अनस्टेबल है, बच्चा अनस्टेबल है, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो चुकी है, तो फिर हम इसको दो स्टेज में परफॉर्म करते हैं। दो स्टेज में करते हैं, डबल स्टेज सर्जरी परफॉर्म करते हैं, डबल स्टेज सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब डबल स्टेज में हम क्या करेंगे, तो देखें, डबल स्टेज में फर्स्ट स्टेज में तो हम यहाँ पे करते हैं सब कोलोस्टोमी। क्या करते हैं, कोलोस्टोमी करते हैं। एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं कोलोन में, एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं कहाँ पे, कोलोन में। कोलोन में एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं, कोलोस्टोमी करते हैं, ठीक है। देन इसके 3 से 6 महीने बाद, 3 to 6 month लेटर, अगर हीलिंग प्रॉपर हो रही है तो कोलोस्टोमी करने का पर्पज़ क्या है यहाँ पे। देखिए, कोलोस्टोमी हम करते हैं यहाँ पे क्योंकि बच्चा अनस्टेबल है, बच्चे की हेल्थ स्टेटस अभी सही नहीं है। तो हम यहाँ पे पहला पर्पज़ होता है कोलोस्टोमी करने का हमारा, टू डीकम्प्रेस द डायलेटेड पार्ट। जो पार्ट डायलेट हो रखा है मेगा कोलोन का, उसको डीकम्प्रेस करने के लिए हम करते हैं कोलोस्टोमी। दूसरा दूसरा हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू प्रोवाइड फीडिंग और इरिगेशन, कोलोन इरिगेशन टू प्रोवाइड फीडिंग और इरिगेशन के लिए करते हैं, ठीक है। अगर बच्चे में हीलिंग प्रॉपर है तो 3 to 6 month बाद हम करते हैं सेकेंड स्टेज सर्जरी। सेकेंड स्टेज सर्जरी करते हैं जिसमें हम वही करेंगे, पुल थ्रो सर्जरी। क्या करेंगे, पुल थ्रो सर्जरी, पुल थ्रो सर्जरी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब पुल थ्रो सर्जरी में हम क्या करेंगे, तो पुल थ्रो सर्जरी में हमें क्या करना है, देखें, वही आपको कट करना है, रिसेक्ट करना है अफेक्टेड पार्ट को, कट एंड रिसेक्ट द अफेक्टेड पार्ट, कट एंड रिसेक्ट द अफेक्टेड पार्ट। अफेक्टेड पार्ट को आपको कट करके रिसेक्ट करना है और परफॉर्म एंड टू एंड एनास्टमोसिस। एनस के साथ में जो पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, उसको क्या कर देंगे, एनस से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। एनस से डायरेक्टली क्या कर देंगे, हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम इसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। अगर बच्चा स्टेबल है, बच्चा थोड़ा ओल्डर चाइल्ड है, कंडीशन इतनी सीवियर नहीं है, तो सिंगल स्टेज में सर्जरी करेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अफेक्टेड पार्ट है, जो मेगा कोलोन वाला पार्ट है, जो गैंग्लियोनिक ए गैंग्लियोनिक पार्ट है, उस पार्ट को कट करेंगे, कट करके रिमूव कर देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको डायरेक्टली ले जाके एनस से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर बच्चा अनस्टेबल है, ठीक है, बच्चे की कंडीशन सही नहीं है, बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है, कंडीशन सीवियर है, तो इस सर्जरी को दो स्टेज में परफॉर्म करेंगे। पहली स्टेज में क्या करेंगे, कोलोस्टोमी करेंगे। कोलोस्टोमी क्यों कर रहे हैं, टू डीकम्प्रेस द मेगा कोलोन वाला जो पार्ट है उसको डीकम्प्रेस करने के लिए और फॉर द कोलोन इरिगेशन, ठीक है। देन 3 से 6 महीने बाद कट एंड रिसेक्ट कर देंगे अफेक्टेड पार्ट को, वही पहले की तरह, और एनएस से ले जाके क्या कर देंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम इसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। देन पोस्ट ऑपरेटिवली, अगर हम पोस्ट ऑपरेटिवली बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करना है हमें, देखें, तो कीप द पेशेंट एनपीओ, बच्चे को एनपीओ रखें टिल द बाउल साउंड रिटर्न, जब तक कि बाउल साउंड्स नहीं आ जाते। जब तक कि बाउल साउंड्स नहीं आ जाते तब तक आपको बच्चे को क्या रखना है, सब एनपीओ रखना है, ठीक है। स्टार्ट फीडिंग विद लिक्विड डाइट, धीरे धीरे करके लिक्विड डाइट से आपको फीडिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। लिक्विड डाइट से आपको क्या करना है, फीडिंग को स्टार्ट करना है। इसके अलावा मेंटेन हाइड्रेशन, बच्चे में आईवी फ्लूइड्स देने हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करवाना है, मेंटेन हाइड्रेशन। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, आईवी फ्लूइड्स, मेंटेन हाइड्रेशन हो गया, वाइटल्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वाइटल्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी ऐसे बच्चों में रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट क्या रहता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ऐसे बच्चों में हम रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं करेंगे। क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
तो ये है आपका कंजेनाइटल मेगाकोलोन की कंडीशन, या फिर कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन की कंडीशन, या फिर हिस्प्रंग डिजीज की कंडीशन। ठीक है, ये है आपके आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि हम डेली ऐसे ही एक छोटे छोटे वीडियो के साथ में आपसे डेली मिलेंगे। अगर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, गुड नाइट, लव यू टू ऑल।